नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना ये मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था वो थोड़ा सा पिछले पार्ट में देख लीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारी महर की जब उनकी फ्यूचर फादर इन लोग से मुलाकात हो जाती है तो उनके अंदर ना एक डर से अब पैदा हो चुकी थी कि मैं जब फ्यूचर में जाऊंगी आरती के लिए बात करने तो ये आदमी कैसे रिएक्ट करेगा। ये आदमी तो मुझे देखते ही ऐसे काटने को दौड़ता है जैसे कि उसके हत्थे ही मैं चढ़ गई किसी दिन तो मार ही डालेगा। अगर मैं उनको जाके ये बोलूँगी कि मैं अपने आपकी बेटी से प्यार करती हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, तो ये तो कुछ और ही कर देगी। ऊपर से मेरे बैकग्राउंड प्रॉपर क्लियर नहीं है। अब वो अगर ये बोल दे कि तुमसे मेरी बेटी का शादी में क्यों करवाऊँ, जो कि ऑब्वियसली बात है वो उठ के ही आएगा। ये पहले ही फेंक के मारेंगे कि तुम एक लड़की हो, तुमसे क्यों शादी करवाया जाए। महर इस थॉट में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसकी जो नींद चैन सारा चीज़ वो उड़ चुकी थी। उसकी जो मम्मी है वो ये बात नोट करते कि अब महर 2-4 दिन से खाना प्रॉपर नहीं खा रही। रात में उसकी जो रूम की लाइट है वो जली रहती है, वो हर वक्त लैपटॉप में घुसी रहती है। तो महर की मम्मी महर से खुल्लम खुल्ला बात करती है कि तुम्हारा और आरती का कुछ चल रहा है ना। जो महर है वो भी एकदम नॉर्मली बोल देती है कि हाँ मम्मी चल तो रहा है। पर उसके पापा वो बहुत डेंजरस है। मैं उनका क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। जो महर की मम्मी है वो बोलती कि देखो हाँ ये तो बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर मुझे लगता है कि तुम अपना जो पैसे रिलेटेड चीज़ है इसको पहले ख़त्म कर दो, ताकि जब तुमको ये बोला जाए कि तुम करती क्या हो, तुम्हारे बाप के पैसे के अलावा तुम्हारे पास है क्या, तो ये चीज़ तुम्हारा रास्ते का रोड़ा ना बने। जो महर है वो बोलती कि ठीक है मम्मी। उसकी मम्मी इसकी कान पे ये बात दे के चली जाती है और महर वो सुबह सुबह रेडी हो जाती है। और अपने पापा जब वो निकल रहे थे वो भी बोलते कि पापा मुझे भी लेके जाओ। उसके पापा तो एकदम से शॉक्ड हो जाते कि ये कहाँ से आई, आज सूरज कहाँ से निकला कि ये मेरे साथ जाना चाहती है। ये तो अपनी एनजीओ है, ये वो उसके पीछे पड़ी रहती है। ऑफिस में इसको पैर धो के भी नहीं लिया जा सकता, ये अब कैसे जा रही है। जो महर है वो बोलते पापा लेके जाओगी कि मैं दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढूं, वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। जो महर के पापा है वो बोलते हैं गाड़ी में बैठो, कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको फिर कौन मैनेज करेगा मेरा कंपनी। तो महर को ये चीज़ क्लियर आउट हो जाती है। महर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी पोस्ट में काम कर रही है, कितनी बड़ी पोस्ट में काम कर रही है, उसको बस काम करना होता है। शी प्रॉपरली नॉट लाइक नीरजा। और उधर हमारी नीरजा जी वो इतना घिस रही थी ना, अपना इतना घिस रही थी कि उनकी जो अंदर एक ईगो थी ना कि मैं मित्तल इंडस्ट्रीज़ का अगली फ्यूचर हूँ, उनका वो ईगो एकदम से चूर चूर हो गया था। क्योंकि अपनी बाप के ऑफिस में रहते टाइम वो जिनकी दरवाजे पे जाती तक नहीं, मतलब उधर वो मुड़ के नहीं देखती, ऐसे ऐसे ऑफिसों में उसको जाके अपना चीज़ प्रेजेंट करना पड़ रहा था। उनके सामने काइंड ऑफ बोलना पड़ रहा था कि मुझे एक बार मौका दिख के देखिए। मतलब वो भीख मांग रही थी काइंड ऑफ, क्योंकि 2-4 महीनों से वो लगातार करे जा रही थी। उसके बाद भी एक सिंगल ऑर्डर, एक सिंगल ब्रेक उसको नहीं मिल रहा था। और नीरजा उन सारे ऑफिसों में जाके, उन सारी कंपनीज में जाके वो बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा मौका देके देखिए, न्यू कमर्स इतने भी बुरे नहीं होते। अब बाकी सारे लोग भी लाइक हे तुम पे कैसे विश्वास कर ले, हो सकते हो तुम मित्तल साहब की बेटी, पर तुम न्यू हो, अगर तुम्हारा ये बिज़नेस नहीं चलेगा तो तुम ये बंद करके अपने पापा का बिज़नेस ज्वाइन कर लोगे, तुम्हारे लिए आसान है। और जहाँ तक हमने सुना है कि तुमने ये बिज़नेस पूरा अपने पैसों पे करा है, कहीं पर से लोन भी नहीं लिया, अपने पापा की कोई हेल्प भी नहीं लिया,
तो जब तुम्हारे पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है तो तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास कैसे कर ले, बस तुम्हारे पापा के लिए। जो नीरजा है वो बोलती है थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इतना ज़्यादा टाइम दिया, आपने मेरी बातों को सुना, मेरे प्रपोज़ल को सुना, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। पर मेरे पापा के नाम पे मुझे कोई भी काम, कोई भी ऑर्डर कुछ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पापा के नाम से यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं अपनी नाम बनाने आई हूँ। आज आप बोल रहे हो कि मित्तल साहब की बेटी, किसी दिन आप खुद बोलोगे कि नीरजा मित्तल आपसे काम करना है, तो मैं उसी दिन का वेट करूँगी जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे खुद की एक नाम है, आप उसी दिन ऑर्डर देना। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और मोस्ट ऑफ द जो कंपनी ओनर्स है या फिर मोस्ट ऑफ द जो उसकी कस्टमर्स है, जो वो सोचती है, वो सारे लोग ही उसके पीछे पीछे हंसते रहते थे कि ठीक है, तुम्हारे बाप के नाम को छोड़कर अगर तुम कुछ कर सकते हो तो देखा जाएगा। मतलब वही मजाक उड़ाना। जो नीरजा है वो इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो रही थी। और होता है ना कि अकड़ जब टूटता है इंसान की, और जब एक इंसान की ईगो और अकड़ ही उसका एकदम मेन हथियार होता है, तब उस इंसान को कोई भी मोटिवेट नहीं कर पाता, कोई भी फ्यूचर, कोई भी चीज़ उसको मोटिवेट नहीं कर पाता। और नीरजा अपनी इस अकड़ के चक्कर में वो ना अपनी पापा से बात कर रही थी, ना अपने भैया से कोई एडवाइस ले रही थी। बात इन द सेंस कि अपनी बिजनेस की, नॉट कि उन लोगों से वो चिढ़ के बैठ गई थी। और उसके भैया, उसके पापा ये सारी चीज़ नोट भी कर रहे थे, उसकी दादी तक सारा चीज़ देख रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है निर्मला देवी की भी ब्रेन बहुत शार्प है, नहीं तो इतना बड़ा पूरा फैमिली वो कैसे जोड़ के रख पाती। तो वहाँ पर जो आकाश है वो अपने पापा के साथ बात कर रहे थे कि पापा आप नीरजा को बोलिए कि हमसे आगे कोलैबोरेट करे, शुरू फैमिली से ही करे। पर उसके पापा बोलते कि नहीं, उसको ज़माने की ठोकर खाने दो, बंदी तभी प्रॉपर बिजनेस समझेगी, नहीं तो हमेशा ईगो में रहेगी। और जबकि नीरजा ये सारी चीज़ जो उसके साथ हो रही थी ना, उसके साइड इफ़ेक्ट ये आ रहे थे, उसकी बिहेवियर में थोड़ा सा ठंडा बना रहा था, उसकी बात करने की जो एक लहजा था उसमें थोड़ा सा नमी आ रहा था। और ये सारा चीज़ मिस्टर मित्तल नोट कर रहे थे थ्रू नीरजा और उनकी मम्मी की बातों से। क्योंकि पहले नीरजा एकदम से निर्मला देवी से बात ऐसे करती थी जैसे कि दो दुश्मन हैं, हाथ पे तलवार लेके रखे हुए हैं, अभी युद्ध होगा। अब नीरजा निर्मला देवी की हर एक बात सुनती है, जहाँ पर उनको लगता है कि रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर रिएक्ट करती है, बेवजह किसी भी चीज़ पे वो रिएक्ट अभी नहीं कर रही थी। तो मिस्टर मित्तल को ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो बिजनेस उसकी हो ना हो, कैरेक्टर तो चेंज हो रही है ना, जो एक आदमी की कैरेक्टर में होना चाहिए वो आ रही थी। तो वहाँ पर नीरजा तो हमारी चले रही थी, उसको मतलब ठोकर इतनी मिल रही थी ना कि उसकी ठोकर खाने की और जगह ही नहीं बची थी। ये सारा चीज़ करते करते नीरजा को एक अचानक एक डील मिलती है, वो भी थ्रू ईमेल। और जो हमारी नीरजा है वो बस ईमेल पढ़ के ही खुश हो गई थी कि चलो कोई तो बात करना चाह रहा है। हमारी नीरजा उधर तक जाती है और वो सारा कुछ पीच करती है, मतलब सारा उनको बोलती है, और उसको वो ऑर्डर मिल भी जाता है। वो ऑर्डर इतनी मैक्सिमम अमाउंट की नहीं थी, पर थी, उसके लिए बहुत बड़ी ऑर्डर थी। और नीरजा इस चीज़ से बहुत खुश हो जाती है। और उसकी एक और मीटिंग एक जगह फिक्स्ड हो रखी थी कि मैं वहाँ पर भी जाऊँगी, नीरजा वहाँ पर भी जाती है। और लकीली उसकी वो ऑर्डर भी हो जाती है, मतलब वहाँ पर भी उसकी एक डील साइन होती है। बंदी 4 महीने बाद खुश हुई थी, 4 महीने से वो शुरू करी थी, 4 महीने बाद उसको 2 डील मिली थी। और वो इसमें इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। वो कार में बैठ के रो रही थी, उसको इतना खुशी मिल रही थी। नीरजा अपनी खुशी को एकदम से समेट के वो जाती है अपने घर, और जाकर पहले ही अपनी मम्मी को हक करती है। उसकी मम्मी जब पूछती है कि क्या हुआ, वो रोते रोते बताती है कि मम्मी आज 4 साढ़े 4 महीने बाद मुझे 2 डील मिली है। उसकी मम्मी जब ये सुनती है वो खुद रो देती है, क्योंकि नीरजा की हालत घर के सारे लोगों ने देखे थे कि, और
घर के सारे लोग ही बहुत खुश हुए थे। जो आकाश भैया है वो भी नीरजा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम कर सकती हो, कभी भी ऐसे मायूस मत रहना, मायूस रहते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। पर आकाश भैया ये भी पूछते हैं कि तुमको जो ब्रेक दिया है वो कौन है। जो नीरजा है वो ये चीज़ नहीं बताती, वो बोलती कि ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। जो आकाश भैया है वो बोलते कि तुम्हारा क्लाइंट मैं चुरा के नहीं ले जाऊँगा, तुम बोल सकते हो। जो नीरजा है वो बोलते कि नहीं भैया, उनकी तरफ से ये बात आई है कि मैं किसी को ये बात ना बोलना भी, जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाए तब बोलो। तो वहाँ पर आकाश भैया भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते क्योंकि ऐसे क्लॉज को कोई नहीं लगाता जनरली। तो वो छोड़ते इस बात को, सारे लोग बहुत खुश थे। जो हमारी चांदनी थी वो घर आई थी क्योंकि उसकी कॉलेज ख़त्म हुई थी बस। और जब आके देखते कि सारे माहौल इतनी खुशनुमा है तो वो भी साइड में जाके पूछती है कि क्या हुआ मम्मी। वो बोलते कि नीरजा को आज एक ब्रेक मिला है। तो वहाँ पर हमारी चांदनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सबकी खुशी उनकी चेहरे पे दिख ही रही थी। जो आंटी थी वो रूपल भाभी को बोलते कि आज तो मेरी बेटी की पसंदीदा सारे चीज़ बनेंगे। जो हमारे भाभी है वो बोलती कि मम्मी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है ये सारा चीज़, उसी हिसाब से तैयारी हो रही है। तो वहाँ पर आंटी बोलते कि जाओ बेटा रूम में जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर आके खाना खाना। जो हमारी नीरजा है वो बोलती कि हाँ मम्मी, आज तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी, बहुत दिनों से मुझे अच्छी नींद नहीं आई। तो वहाँ पर मतलब उसकी इस बात से ही सबको समझ आता है कि बंदी कितनी परेशान है। जो हमारी नीरजा है वो रूम में जाती है। जो आंटी है वो बोलती कि चांदनी तुम भी रूम में जाओ। जो चांदनी है वो तो बस बात सुनती नहीं है कि उसकी गाड़ी दौड़ जाती है। वहाँ पर खड़े होकर सारे लोग हंसने लगते कि इसको मौका चाहिए था बस, पर फिर भी यहाँ पर खड़ी हुई थी। जो चांदनी है वो जाके नीरजा को इतनी ज़ोरों की हक करती है और नीरजा खुद भी दरवाजे के सामने खड़ी हुई थी चांदनी के लिए। जो चांदनी है वो बोलती कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब इतनी खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो नीरजा है वो बोलते कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश हो। जो चांदनी है वो बोलती कि एक और खुशी की खबर दूँ। जो नीरजा है वो बोलती कि देर मत करो, बस बता दो, मेरे आज मार्कशीट आ गए हैं और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। जो नीरजा है वो बोलते कि मुझे पता ही था कि मेरी बीवी जो है वो बहुत ब्रिलियंट है, वो बहुत अच्छे मार्क्स हमेशा लाएंगी। जो हमारी नीरजा और चांदनी है वो दोनों ही खुश थे, दोनों की आंखों में ही पानी थे, दोनों ही एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए थे क्योंकि ये जो नीरजा की छोटी सी एक जीत थी वो दोनों मिलकर ऐसे एंजॉय करना चाह रहे थे। जो हमारी चांदनी है वो नीरजा को बोलती है आप तो सोने वाले थे ना, कपड़े बदल लिए और सो जाइए, मैं बाहर जाती हूँ, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जो नीरजा है वो उसको वैसे ही हक करके रखती है और बोलती कि तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करती, चलो अब बैठो मेरे पास और मेरे सर को सहला दो। ये बोल के जो हमारी नीरजा है वो चांदनी को बेड पे बिठाती है और उसकी लैप पे आके सो जाती है। जो चांदनी है वो भी उसके सर को सहला रही थी, थोड़ी थोड़ी मसाज दे रही थी। जो नीरजा है वो बोली जा रही थी कि पता है ऐसा ऐसा हुआ, पूरा दिन भर मैंने ये करा, आज मैं 2 ऑफिस में गई, दोनों ऑफिस से मुझे ब्रेक मिला। मतलब वो अपनी खुशी बहुत ज़्यादा जाहिर कर रही थी चांदनी के सामने और चांदनी ये सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत खुश हो रही थी। और इधर से हम इन दोनों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और चलते हैं हमारी दूसरी जगह, हमारी शुचि के पास। तो शुचि के पास क्या हो रहा था, जो शुचि है वो आज अपनी एनजीओ पे वो बैठी हुई थी, वो इंतज़ार कर रही थी मीरा की। जो मीरा है वो एक टाइम पे आती है, मतलब 11 बजे तक वो आ जाती है, जबकि एनजीओ खुल जाता है 10 बजे। जो मीरा जब आती है वो गेट से बस एंट्री कर रही थी, हमारी शुचि दौड़ के जाती है और जाके बोलती कि मीरा जी आप इतनी लेट क्यों आई है। जो मीरा है वो बोलते कि ऐसा है ना शुचि जी, मैं इसी टाइम पे आ सकती हूँ क्योंकि मेरे घर पे थोड़े काम होते हैं और उनको करे बगैर मैं आ नहीं पाऊँगी। जो शुचि है वो बोलते कि ओके ओके कोई बात नहीं, तो अभी आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपनी रूम दिखा देती हूँ। जो मीरा है वो बोलती कि जी ज़रूर, और ये बोल के दोनों लोग चले जा रहे थे। बीच में हमारी जो शुचि है वो बोलती कि पर आपको तो
आज मुझे ट्रीट देना है ना। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ हाँ ज़रूर, आपको मिलेगा ट्रीट। और ये बोल के दोनों लोग जाते हैं एक रूम की तरफ, और वो लिखा ही हुआ था डांस रूम। बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे अपनी टीचर के लिए कि आज तो डांस सीखेंगे। इधर शुचि सब बच्चों से मीरा की इंट्रोडक्शन करवा ही रही थी कि उस वक्त शुचि की बुलावा आ जाता है। जो शुचि है वो बोलती कि मीरा जी, आप अपना स्टूडेंट्स को संभालिए, मैं अपनी काम देखती हूँ। और ये बोल के शुचि वहाँ से चली जाती है। जो मीरा है वो बच्चों के साथ ऐसे घुल जाती है ना जैसे कि उसको तो 20 साल का तजुर्बा है। जो बच्चे हैं वो भी एक दिन में मीरा के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई थी। और हमारी मीरा वहाँ पर सारे लोगों को मतलब पहले जो स्टेज है, कैसे क्या करना है, वो सारा कुछ बोल रही थी। और ये जो मीरा है ये थोड़ी सी सारे लोगों को डांस करके दिखा भी रही थी। और कुछ दूर मीरा की डांस देख के कोई पिघल के एकदम से पानी बने जा रहा था। हाँ, वो और कोई नहीं, हमारी शुचि है। शुचि बैठी हुई थी अपनी कैबिन पे, वहाँ पर वो कुछ पेपर वर्क्स कर रही थी। पर सडनली उसकी नज़र जाती है डांस रूम की तरफ, जहाँ पर मीरा वो डांस कर रही थी। वो इतनी सुंदर डांस कर रही थी ना। हमारी शुचि के पास एक बच्चों के खिलौने वाले जो दूरबीन होते हैं वो था। शुचि वो उठाती है और उससे वो देखने लगती है। जो देखती है कि हमारी जो मीरा है उसकी जो आई मूवमेंट है ना, वो आँखों से भी डांस कर रही थी, ऐसा लग रहा था। उसको इतना प्यारा लग रहा था कि बंदी बस देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। और उसकी कोई थकावट नहीं थी उस चीज़ में कि थोड़ा सा रख दूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ। वो एकदम से मंत्रमुग्ध होकर वो डांस देख रही थी। पर मीरा थोड़ी ना पूरे दिन नाचेगी। वो अपना डांस एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गाना ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर हमारी जो शुचि है उनका थोड़ा सा मुंह लटक जाता है कि भाई इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होना चाहिए था ना। जो हमारी शुचि है वो बोलती कि पर अच्छा था, बहुत सुंदर था। शुचि हम उसकी काम जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म करती है, क्योंकि अब उसको जाके उसको बोलना भी तो है कि मीरा जी, आपकी डांस बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो वो उसी उत्सुकता के साथ अपनी काम ख़त्म करती है। सारा जो डॉक्यूमेंट है वो जहाँ पर जमा करवाना था वो करती है। और वो दौड़ के जाती है मीरा के पास। और तब तक मीरा की जो डांस क्लास थी वो ख़त्म भी हो चुकी थी। वो जाके बोलती, मीरा जी, आपकी डांस आज बहुत कमाल की लगी। आप ऐसे ही बोल रही थी कि आपकी कोई प्रैक्टिस छूट रही है, आप भूले जा रही हो अपना डांस। जो मीरा है वो बोलते है कि आपको इतने में ही अच्छा लगा। अगर ये चीज़ मेरे गुरु को पता चल गया, वो देखे मेरा ये वाला डांस, उनको रत्ती भर भी पसंद नहीं आएगा। जो शुचि है वो बोलती इतना परफेक्शन चाहिए होता है। जो मीरा है वो बोलती कि डांस सिर्फ डांस नहीं होता, ये एक साधना होती है जो हम बरसों से करते हैं। और बरसों की मेहनत पे अगर धुंधलापन आ जाए तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मीरा की भावनाएं हमारी शुचि समझ पाती है और बोलती कि ठीक है, आप लोग डांसर्स हो, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, तो मेरा ट्रीट का क्या होगा अब। जो मीरा है वो बोलती कि कोई ना, देते हैं आपको ट्रीट। अब वो जाती है अपनी बैग के पास, वहाँ पर से एक टिफ़िन बॉक्स निकलती है और ले जाके वो उसको ओपन करती है और बोलती कि ये लीजिए, मेरे हाथ के बने घर के लड्डू खाइए, इससे अच्छा ट्रीट और हेल्दी ट्रीट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो शुचि है वो पहले तो देखती है मीरा की तरफ और फिर चीज़ों को थोड़ा न्यूट्रल तरीके से ही लेती है। और वो वहाँ से एक लड्डू लेती है और जब उसको एक बाइट लेती है ना, उसको वो इतनी स्वादिष्ट लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मीरा वहाँ पर से जा रही थी, पर शुचि उसको रोक के बोलती, मीरा जी, एक और लड्डू मिलेगा क्या। जो मीरा है वो हंसते बोलती कि हाँ ज़रूर लीजिए। अब वो उसको एक और लड्डू देती है। जो शुचि है वो 2 लड्डू पहले ही ले चुकी थी, पर फिर से सोचती कि एक और ले लूँ क्या, वो 3 लड्डू लेती है। जो मीरा है वो बोलती कि शुचि जी, इट्स ओके, और मत लीजिए, बच्चों के लिए भी है। तो शुचि बोलती ओ ओ सॉरी, और ये बोल के वो एक रखने जा रही थी
मीरा बोलती कि इट्स ओके, आप ले सकते हैं, मैंने थोड़ा बढ़ा के हिलाया है, पर बच्चे कितने हैं मुझे नहीं पता। जो शुचि है वो बोलती कि थैंक यू सो मच। और जो मीरा है वो बच्चों में सारे जो लड्डू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वहाँ पर अगर शुचि हमारी ज़्यादा 2 लड्डू नहीं लेते तो शायद वो 2 लड्डू बच जाते। तो ऐसा होता है कि एकदम से बॉक्स खाली हो चुकी थी। मीरा के लिए एक कंकड़ भी नहीं बचा था। जो मीरा है वो अपनी बॉक्स को अपने बैग में रखती है और शुचि ये बात नोट करती है कि वो उसने लड्डू ली ही नहीं। तो वो अपने पास से आधा लड्डू मीरा को देते हैं, बोलती कि हम सब खाएंगे और आप नहीं खाएंगे तो ये चीज़ बुरा लगेगा, तो ये लीजिए, मेरी तरफ से खा लीजिए थोड़ा। जो मीरा है वो और ना नहीं कर पाती, वो थोड़ा सा बाइट ले लेती है। और इधर से सीन शिफ्ट होता है महर पे। महर जो कि आज पूरा दिन ऑफिस के काम वगैरह करके वो जा रही थी आरती से मिलने। वो अपनी कार पे थी, वो ड्राइव कर रही थी और कार पे मस्त एक गाना चला हुआ था। वो आरती से फ़ोन पे लगी भी पड़ी थी, वो लोग बात वगैरह कर रहे थे। सडनली हमारी महर वो नोट करती है कि रास्ते की एक कॉर्नर पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ जम गई है। वहाँ पर बहुत सारे लोग यूँ हल्ला मचा रहे थे। तो जो महर है वो थोड़ी देर अपनी कार को रोक के वो हल्ला देखती है, क्योंकि क्या है, इंटरेस्टिंग लग रहा था उसको। तो वहाँ पर जो महर है वो फ़ोन कट कर देती है कि मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जो महर है वो गाड़ी से उतर के जाती है और जाके देखती है कि उधर शायद एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ है। वो जब थोड़ा सा अंदर और जाती है तो उसकी नज़र में ये आता है कि ये तो उसके फ्यूचर ससुर है जो कि रोड पे बैठे हुए हैं, उनकी पैर में चोटें आए हैं और जो स्कूटी था उसका पहला पहिया जो है वो टूट चुका था। और सारे लोग बस ये बोला जा रहे थे कि आप ही रॉन्ग साइड से आए थे, आप ही रॉन्ग साइड से आए थे, मतलब उनको ही सारा दोष दिया जा रहा था। जो मेहर है वो जल्द से जल्द उनके पास जाते हैं और जाके वो बोलते कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या हुआ इनको। तो वहाँ पर सारे लोग बोल रहे थे कि इनकी देखो ना बेटा, उम्र इतनी हो चुकी है पर अभी तक गाड़ी चलाना नहीं आया इनको। तो मेहर सबकी तरफ ऐसे घूर के देखते हुए बोलते कि इनकी हालत इतनी ख़राब है, इनको हॉस्पिटल ना ले जाके आप इनको ही उल्टा कसूरवार बना रहे हो। कैसे अजीबोगरीब इंसान हो आप लोग, हटो इधर से, मुझे इनको लेके जाने दो। तो जो मेहर है वो उठाती है आरती के पापा को और जल्द से जल्द उनकी कार में जाके बिठा देती है और वो लेके चले जाते हैं इनको हॉस्पिटल में। और जो आरती के पापा थे उनको चोटें आए थे पर इतनी ज़्यादा भी नहीं, पर वो वहाँ पर बैठ के रो रहे थे। जो मेहर है वो इतनी जल्दी जल्दी सारा चीज़ कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि पापा आरती के नहीं, पापा उसी की ही है। तो वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाके उनकी अच्छे से मलहम पट्टी करा के उनकी जो भी दवाइयाँ चाहिए वो सारा कुछ खरीद के वो अंकल को लेके जाती है उनके घर। मेहर और आरती मिलके आरती के पापा को घर पे लेके जाते हैं और आरती जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी थी, वो रो रही थी कि पापा को ऐसे कैसे हो चुका है। जो मेहर है वो बोली जा रही थी बस कि इतना पैनिक मत करो, कुछ नहीं हुआ अंकल को, बस मामूली चोटें वगैरह आए हैं, ठीक हो जाएंगे। जो मेहर की बातें या फिर मेहर की एक्टिविटीज़ देख के जो शर्मा जी है, मतलब आरती के पापा, वो उसको अब डांट भी नहीं पा रहे थे कि तुम क्यों गई थी, तुम ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई साथ नहीं दे रहा था। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब हो गया, मैं घर आ चुकी हूँ और तुम जा सकते हो, तुम जाओ अपने घर। जो मेहर है वो बोलती कि जी अंकल मैं निकल रही हूँ, आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, मैं कल सुबह आके आपको देख जाऊँगी, अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जो मेहर की बात सुनते हुए आरती के पापा फिर से झल्ला उठते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, बस थोड़ा सा मदद क्या कर दिया, एकदम से खुद की जागीर समझ ले हो क्या हमको, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद, जाओ अपने घर तुम। जो मेहर है वो भी लाइक अरे मैं तो मदद करने की सोच रही थी। पर जो इनकी हालत देखते हैं मेहर वहाँ पर कुछ नहीं बोलती, वो बोलती कि ठीक है अंकल, आप स्वस्थ रहिए, मैं जा रही। जो आरती है वो बोलती कि मेहर थोड़ा सा चाय पी के जाइए। जो मेहर है वो बोलती कि तुम ध्यान रखो अंकल की, मेरा मत सोचो।
और ये बोल के महर वहाँ से निकल जाती है। वो खुद भी थोड़ा सा टेंस्ड थी। जब महर अपने घर जा रही थी तो उसको याद आता है कि मैंने तो नीरजा से बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं करी। तो वो अपनी फ़ोन घुमाती है नीरजा की नंबर पे और नीरजा थोड़ी देर में फ़ोन उठा भी लेती है। जो महर है वो नीरजा को पूछने लगती है कि क्या भाई, तुम तो भूल ही गई हो एकदम से, बहुत ज़्यादा पैसे आ गए क्या तुम्हारे पास। जो नीरजा है वो हंसती है, बोलती है कि क्या पागल बनती है, तुमको पता भी है क्या चल रहा है ज़िंदगी में। बस एक ऑर्डर के लिए इतनी जगह जाने पड़े जितना तो शायद मैं अब तक घूमी भी नहीं हूँ। वहाँ पर नीरजा और महर दोनों ही हंसने लगते हैं क्योंकि नीरजा ने ये बात बहुत फ़नी वे में बताई थी। तो वहाँ पर महर जो है वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे बिजनेस में। जो नीरजा है वो बताती है कि एक्चुअली अभी मेरे पास 2 ऑर्डर है, 2 कंसाइनमेंट है, उनको मैं बहुत शिद्दत के साथ कर रही हूँ क्योंकि अगर ये अच्छे गए तभी सारा कुछ अच्छा जाएगा। तो वहाँ पर महर बोलते कि ठीक है, तुम एक काम कर सकती हो कि तुम्हारे जो ये काम चल रहा है अभी, इनकी तुम छोटी छोटी क्लिप्स बना के ना सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। इसमें तुम्हारी बिजनेस जो है वो लोगों के सामने आएगा, वो तुम्हारे काम को जानेंगे, तुम्हारी मदद हो जाएगी। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ मैं वो कर रही हूँ, पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा शायद। जो नीरजा है वो महर को पूछती है कि तुम्हारे हाल चाल भी तो मुझे नहीं पता, क्या कर रहे हो तुम अभी। जो महर है वो बोलती कि मैं अभी अपने पापा के ऑफिस ज्वाइन कर चुकी हूँ। जो मेरी आरती है उसके पापा थोड़े से खड़ूस है, तो मैं नहीं चाहती उनके लिए कोई भी ऐसे पॉइंट छूट जाए कि वो अपनी बेटी के हाथ देने से वो मना कर सके। जो नीरजा है वो हंसती है और बोलती कि लगे रहो, हो जाएगा एक दिन। जो महर है वो बोलती कि हाँ होना ही होगा, नहीं मैं मर जाऊंगी। तो वहाँ पर जो महर है वो बोलती कि ठीक है नीरजा, मैं घर आ चुकी हूँ, अगर तुमको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए खड़ी रहूँगी और खुद को अकेला मत समझना, ठीक है। जो नीरजा है वो बोलती कि ओके ठीक है ज़रूर। तो यहाँ पर इन दोनों की बात ख़त्म होती है और सीन थोड़ा सा शिफ्ट होकर रात के वक्त जाती है। जो हमारी नीरजा थी वो आज घर जल्दी गई थी क्योंकि अब उसके पास थोड़ा सा काम था, तो वो काम हो रहा था। जो डिज़ाइनर्स थे वो अपनी काम करे जा रहे थे, जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो अपना काम करे जा रहे थे। नीरजा सारा चीज़ का ध्यान रख रही थी और काम को थोड़ा सा कम प्रेशर देके वो थोड़ा सा अपनी बीवी को भी टाइम देने की सोच रही थी। तो वो घर आती है, वो आके देखती क्या है, जो चांदनी है वो टेंस बैठी हुई है। तो वो चांदनी से पूछती है कि क्या हुआ मेरे बीवी को, इतनी मोटी क्यों हुई है। जो चांदनी है वो बोलती कि मम्मी की फ़ोन आई थी और वो बोल रही थी कि वो ट्यूबवेल के पास गिर गई है और उनके पैर में फ्रैक्चर हो चुकी है। घर का जो सारा काम है वो ऐसे ही पापा कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ थोड़े दिनों के लिए। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ तुमको जाना चाहिए क्योंकि जैसी हालत है उसमें तो तुमको उनके पास रहना चाहिए। जो चांदनी है वो फिर नीरजा की तरफ देखती है, उसकी चीक्स पे हाथ रखती है और बोलती कि आपको भी तो मेरी ज़रूरत है ना। जो नीरजा है वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए बोलते कि तुम मेरे साथ हमेशा हो ना, तो जहाँ पर अभी तुम्हारी फिज़िकली नीड है तुम उधर जाओ, मम्मी पापा का ध्यान रखो, मम्मी को एकदम से ठीक करके जितनी जल्दी हो सके मेरे पास लौट के आ जाओ। जो चांदनी है वो उसको हक करती है, जो नीरजा है वो भी उसको हक बैक करती है। और इस चीज़ में ना जो एक सुकून है कि पूरा दिन तुम्हारा कैसा भी जाए, पूरा शाम तुम्हारा कैसा भी जाए, पर रात के अंत तक तुम्हारे पास तुम्हारी पसंदीदा पर्सन हो, उसकी बाहों में तुम हो और एक दूसरे की बातें तुम दोनों सुन पा रहे हो, इस चीज़ की सुकून कुछ अलग लेवल की ही है। जो कि प्यार में है, जिनकी शादी हो चुकी है, वो समझ सकते हो। और गाइस आज इधर तक ही जाते हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है, इनकी लाइफ में क्या घमासान मचता है।
कब तक हमारी चांदनी जी जो है वो पेशेंस धर के रख सकते हैं, कब तक जो हमारी नीरजा जी है वो इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सारे लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे कल। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज़रूर बताना कैसा लगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।